हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। उसका नाम है आईएसएलएम मॉडल। आईएस और एलएम क्या होता है, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आप वीडियो पूरी देखेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि आईएसएलएम होता क्या है, फिर मैंने आईएस की डेरिवेशन बताई है और फिर फीचर्स लिखे हैं। फिर मैंने एलएम की डेरिवेशन बताई है और फिर एलएम जो कर्व है उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। और लास्ट में मैंने जनरल इक्विलिब्रियम बताया कि आईएस और एलएम कैसे हमारी इकोनॉमी में जनरल इक्विलिब्रियम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Hicks ISLM model combines the equilibrium of both the product market and money markets to arrive at the general equilibrium। इससे पहले वाले जो मॉडल आए हैं वो या तो गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं या फिर मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को एक साथ लेके नहीं चलते, मगर हिक्स ने आईएसएलएम मॉडल में गुड्स मार्केट मतलब प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ड्राइव करने की कोशिश की थी, जिसको उसने आईएसएलएम मॉडल का नाम दे दिया। इन हिज आईएसएलएम मॉडल हिक्स हैज ड्राइव्ड टू कर्व्स नेमली आईएस एंड एलएम कर्व्स। IS curve represents the product market and LM curve represents and नहीं लिखा मैंने, रुको यहाँ पे and लिख देते हैं, and LM curve represents the money market। ठीक है। IS schedule means investment is equal to saving। IS मतलब I मतलब इन्वेस्टमेंट, S मतलब सेविंग। तो IS schedule हमें बताता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है। It shows the equilibrium path of the product market at different rate of interest। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे IS इज मतलब I इज इक्वल टू S कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम कैसे होंगे वो बताता है। किस तरीके से ड्राइव करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। The most significant contribution that Hicks has made in this regard is that, unlike Keynes, he does not assume investment to be autonomous and exogenously determined। केन्स ने जितने भी मॉडल्स किए हैं, केन्स जो जेएम केन्स हुए हैं, केन्स कई लोग उनको कीन्स भी कह देते हैं, तो इन्होंने अपने मॉडल के अंदर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिया है और ये कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्सोजीनसली गिवन है, मतलब मॉडल के बाहर से हमें पहले से इसकी वैल्यू पता है। मगर यहाँ पे हिक्स ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इंस्टेड ही मतलब वही हिक्स assumes that investment is determined endogenously in the model and इट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है डिटर्मिनेंट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एंडोजिनसली डिटर्मिन होगी। लाइकवाइज एलएम शेड्यूल शोज मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, या फिर ऐसे भी कह सकते हो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी एंड द इक्विलिब्रियम पाथ ऑफ द इकोनॉमी मनी मार्केट एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी कैसे बराबर होंगे, इसको भी मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है। ही हैज देन कंबाइंड द टू स्केड्यूल्स टू शो द जनरल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। फिर उन्होंने क्या किया, ये दोनों के दोनों स्केड्यूल्स को मिला दिया आईएस और एलएम, और फिर जनरल इक्विलिब्रियम को शो करने की कोशिश की। तो ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब मैंने हेडिंग बनाई है डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। तो आईएस कर्व के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्योंकि पेपर में तो इसी तरीके से लिखना है। आईएस कर्व इज अ कर्व which shows the relationship between the rate of interest and national income, the product market remaining in equilibrium, that is saving is equals to investment at different rate of interest। IS curve हमें शो करती है कि different combinations of rate of interest and national income या income भी कह सकते हो, जिसके ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, मतलब जिसके ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो। किस तरीके से ये होता है ये सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू केन्स प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता था, अगर आपने केन्स का मॉडल पढ़ा हुआ है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होती थी। आपको पता है सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आई यहाँ पे इंटरेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। कई जगह पे मैंने आरओआई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सेविंग क्या चीज होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन। अब एक मॉडल मैं बनाने लगा हूं, ध्यान से देखना। अब अगर आपको ये अंडरलाइंग फंक्शंस जो आईएस कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होने चाहिए। बहुत आसान है। सबसे पहला यहाँ पे लिखना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है इसी के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दूसरे, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा है इसी के सामने इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आ जाएगा सेविंग, सेविंग के सामने सेविंग, और यहाँ पे आ जाएगा इनकम और इनकम के सामने इनकम। अब आपको ये तो पता है ना कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव। कैसे, दिमाग से सोचो।
जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोग या प्रोड्यूसर्स या वो लोन्स नहीं ना लेते, तो लोन्स नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इसलिए ये कर्व नीचे जा रही है। ठीक है, और यहाँ की बात करूंगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये जो है ये इक्विलिब्रियम की लाइन है। जो भी इक्विलिब्रियम मॉडल्स हैं सारे के सारे केन्स के हों या फिर जो क्लासिकल्स के हों, तो केन्स भी यही कहते थे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होगी तो मनी मार्केट में मतलब प्रोडक्ट मार्केट में, मनी मार्केट नहीं प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। क्लासिकल्स भी यही कहते थे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होती है और इक्विलिब्रियम होता है। केन्स कहते थे अगर ये दोनों बराबर हुए तो ही इक्विलिब्रियम होगा, अगर बराबर नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मगर असल जिंदगी में वो ये भी कहते थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने बड़े मुश्किल है। तो अब अगर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम करना है, बराबरी करनी है, तो ये दोनों कर्व बराबर होंगी और ये 45 डिग्री तक जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये तो पता है ना, प्लस टू में आपने 12th क्लास में किया होगा सेविंग फंक्शन। यहाँ सेविंग, यहाँ पे इनकम, शुरू में सेविंग नेगेटिव होती है, बाद में पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, ये तो प्लस टू लेवल का है। अब जो सेविंग कर्व है इसी वजह से ये ऐसी जाती है, क्योंकि सेविंग क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। अब ध्यान से देखना, मैं इसको फिर से आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि आईएस कर्व किस तरीके से ड्राइव की जाती है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने बहुत सिंपल तरीके से लेना है, ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस है आपको गिवन होंगे। कौन से? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन, और सेविंग और इनकम का रिलेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूँ, मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ टैबलेट पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके सामने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, ओ आई, और इसी इन्वेस्टमेंट के सामने नीचे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सेम टू सेम ओ आई। अब इस पॉइंट के सामने सेविंग कितनी हुई, ओ एस। मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो इक्वल रहेंगी ना, ये चीज और ये चीज तो बराबर रहेगी। अब अगर इतनी सेविंग होती है, इसके सामने अगर चलें तो सेविंग्स कितनी हुई, इतनी। अब इस सेविंग्स के सामने इनकम कितनी आ रही है, इनकम आ रही है इतनी। आप सीधी लाइन खींच लेना, मतलब सीधी सीधी लाइनें खींचोगे स्केल से तो सही रहेगा। अब इनकम इतनी आ रही है, अब अगर मैं इस इनकम को ऊपर डॉटेड लाइन पे लेके जाता हूँ, तो इस इनकम के सामने और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके सामने एक यूनिक लेवल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना नेशनल इनकम या इनकम इतनी आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराता हूँ, तो इस गिरे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैं देखूं तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को मैं नीचे मिलाता हूँ, यहाँ पे नीचे मिलाता हूँ, तो ये नई इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ओ आई वन। और इसी के सामने अगर मैं सेविंग की बात करूं तो लेट सेविंग कितनी होगी, ओ एस वन। इस सेविंग के सामने अगर दूसरे फंक्शन को कंपेयर करूं तो ये एस वन होगी, और इसी के सामने अगर मैं लेके चलता हूं, इस सेविंग के सामने हमारी जो इनकम है वो इतनी आ गई। मतलब इतनी इनकम लेवल पे आप इतना सेविंग करोगे तो इनकम लेवल वाई वन होगी। अब इसी इनकम लेवल को या नेशनल इनकम के लेवल को ऊपर तक लेके जाता हूँ, और ये जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था इसको लेके जाता हूँ, इसको आपस में मिलाता हूँ, तो ये जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके सामने ये नई इनकम या नेशनल इनकम आ गई। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से जो भी कर्व आप खींचोगे उसको आईएस कर्व कहेंगे। समझ के बात, उस कर्व को आईएस कहेंगे। तो आईएस कर्व हमें शो करती है इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट, जिसके सामने सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है एट वेरियस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है ये कर्व ड्राइव करनी, और आपको इसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है कि एक्स एक्सिस पे ये गिवन है, वाई एक्सिस पे ये गिवन है, फिर कह दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओ आर rate of interest investment is OI, corresponding to OI investment saving is OS, corresponding to OS investment national income or income level is OY, and corresponding to OY we get point, corresponding to the OY level of income and OR rate of interest we get point A. अब by joining सिमिलरली लिखोगे, जब OR था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट OI हो गया था, और जब इन्वेस्टमेंट OI हो गया था तो सेविंग कितनी होगी थी इस पॉइंट के सामने, OS, और ओ एस सेविंग के सामने इनकम थी ओ वाई वन। अब ओ वाई वन के सामने और ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने वी गेट पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो आई एस कर्व बन जाती है। आपको इस हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा करना पड़ेगा। समझिए बात। तो मतलब एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आई एस कर्व बन जाती है। अब इसके साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखनी तो आपको जरूरी है, और उसमें आपने क्या लिखना है, आई एस कर्व हैज टू इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। वन, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। पहली बात तो ये कि ये इंटरेस्ट और इनकम, यहाँ पे क्या लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या लिया है इनकम, इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखाती है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दैट कीप्स द प्रोडक्ट मार्केट इन इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, मतलब
रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है, जिसपे प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। द प्रोडक्ट मार्केट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम आईएस कर्व। कोई भी इधर इधर पॉइंट आ जाता है या कहीं भी पॉइंट आ जाता है, आईएस कर्व के अलावा, इस कर्व के अलावा कहीं पे भी पॉइंट आता है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट वहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। द रीजन इज दिस, ऑल द पॉइंट्स, ऑल अदर पॉइंट्स वायलेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। अगर हम कोई भी अलग पॉइंट इधर उधर बना देते हैं, उस पॉइंट पे ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट की जो कर्व है, ये बराबरी पे नहीं आएगी, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन यहां से यहां लेंगे कुछ और ही बन जाएगा। समझिए बात। उसके बाद सेकेंडली, आईएस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। इसकी जो स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें क्या रिलेशन है, नेगेटिव। समझ के बाद, तो दैट इम्प्लाइज which implies that the level of national income is inversely related with the rate of interest। मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाना भूल गया, मैं अभी लगा देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब प्रॉपर्टीज क्या है या करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अलग से प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। समझ की बात। IS curve reflects the good market और product market equilibrium, that is IS curve दिखाती है कि जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स की और एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर है। एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस आई, छोटा फॉर्मूला, और एग्रीगेट सप्लाई का छोटा फॉर्मूला होता है C प्लस एस। अब यहाँ पे C कैंसिल हो गए और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग आ गई, तो इक्विलिब्रियम हो गया गुड्स मार्केट में। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ IS शेड्यूल। ये ध्यान से समझना, अगर आपको ऊपर वाली चीज समझ आ गई तो ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। IS schedule is the locus of all such combinations of rate of interest and level of national income और income। मतलब ये जो कर्व मैंने बनाई है IS कर्व, ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम या इनकम का। ठीक है, उसके बाद इट एंश्योर्स इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट इन द सेंस दैट इक्वालिटी बिटवीन AD एंड AS और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग होंगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये कर्व कहती है कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में, और इस सेंस में जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, या तो डिमांड सप्लाई बराबर होगी, डिमांड सप्लाई बराबर होगी तो इन्वेस्टमेंट सेविंग भी बराबर होगी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक या फीचर कुछ भी कहना चाहो, IS कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। IS कर्व हमेशा नीचे को गिरेगी, ठीक है, नेगेटिव स्लोप होगी, मीनिंग देयर बाय दैट एनी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिड्यूस द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम या नेशनल इनकम का नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, IS schedule do not explain the functional relationship और cause and effect relationship between income and rate of interest। अब एक और बात बताता हूँ, ये जो IS कर्व है ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें और इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रहा कि क्यों है कैसे है। वो बता रहा है कि भाई ये जो अंडरलाइंग फंक्शन है ये वाला, और ये वाला सेविंग इन्वेस्टमेंट और सेविंग इनकम, इनकी वजह से है। समझिए बात। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इट जस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। ये आपस में इनके नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, ये नहीं बताता कॉज एंड इफेक्ट क्यों है जी, इसका असर क्या पड़ेगा, ये बताता है ये जो अंडरलाइंग फंक्शन है इनकी वजह से है। समझिए बात। ईच IS कर्व इज ड्रॉन ऑन द assumption ऑफ अ गिवन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितनी भी IS कर्व्स बनती हैं या बनाओगे, वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गिवन होगा। ठीक है, एनी चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू चेंज और शिफ्ट इन द IS शेड्यूल। अगर गवर्नमेंट का खर्चा ऊपर नीचे हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सेविंग में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से ये जो IS कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब दिमाग से सोचो, मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये ऐसे जा रही है, इसी के सामने हम ले रहे हैं ना, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। समझिए बात। अगर ये थोड़ी कर्व इस तरफ जाती, मोर इलास्टिक होती या लेस इलास्टिक होती, तो जो IS कर्व है इसकी जो स्लोप है वो थोड़ी चेंज हो जाती, क्योंकि जब यहाँ देखेंगे तो इसी के सामने देखेंगे ना, जब ऐसे करेंगे तो फिर इसी के सामने जाएगा ना। तो अगर इसकी स्लोप में चेंज आता है, इसकी इलास्टिसिटी में चेंज आता है, तो उसमें भी चेंज आ जाएगा। किसमें? IS कर्व में। फिर नीचे जाता हूं, दूसरा MPC एंड MPS। MPC और MPS। MPC क्या होता है, आप अपनी तनख्वाह का कितना पोर्शन खाते हो। MPS क्या होता है, आप अपनी मैं गलत बोल गया, APC का मतलब होता था आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट खाते हो, और MP जो MPC होता है वो आपकी तनख्वाह के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया वो दिखाते हैं। और MPS होता है कि आप अपनी तनख्वाह के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज करते हो, क्योंकि MPC चेंज होगा तो MPS तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही होगा। अब ध्यान से देखें, ये जो कर्व है ये सेविंग और इनकम में रिलेशन दिखा रही है।
इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया, उसके हिसाब से ये जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अगर स्लोप ही चेंज होगी, उसके हिसाब से इसकी भी स्लोप चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसी के जो आ रहे हैं, इसी के सामने जो बन रहे हैं, मतलब वो पॉइंट्स उसी को हमने कंसिडर करना है ना। तो इसके हिसाब से चलें तो एमपीसी या एमपीएस, बेसिकली तो एमपीसी चेंज होगी तो एमपीएस भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी ना। तो एमपीएस बेसिकली जो उसकी स्लोप है आईएस कर्व की, उसको चेंज कर देता है। In simple words, we can say that the slope of IS curve will depend upon the slope of underlying function. जो IS कर्व है उसकी स्लोप अंडरलाइंग फंक्शन पे डिपेंड करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन पे डिपेंड करता है इनडायरेक्टली, ठीक है ना, पता ही आपको। तो स्लोप इंप्लाइज वेदर आईएस कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इस टाइप की स्लोप होगी या जल्दी गिरेगी या ऐसे गिरेगी, ये स्लोप हो गया। तो हाउ स्टीप द कर्व विल बी, कितनी स्टीप होगी वो इन फंक्शंस पे डिपेंड करती है। स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, मतलब इंटरेस्ट के चेंज होने से वो कितना चेंज हो सकता है, उस पर डिपेंड करती है। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन डिपेंड्स ऑन एमपीएस, कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आता है, या एमपीएस एमपीसी, मतलब इनकम के चेंज होने से बंदा कंजम्पशन में कितनी चेंज करता है, उसी हिसाब से सेविंग में भी चेंज आएगा ना। इफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज हाईली इलास्टिक, then IS curve function will also be elastic and vice versa। अगर वो जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन इलास्टिक होगी तो वो भी IS कर्व भी इलास्टिक होगी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। Any shift in the IS curve, that is leftward or rightward, will depend upon the investment, saving as well as government expenditure। अगर IS कर्व, ये जो मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ, IS कर्व ने इधर शिफ्ट होना है या इधर शिफ्ट होना है, वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के इधर इधर शिफ्ट होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो सेविंग फंक्शन है उसके इधर उधर शिफ्ट होने पे डिपेंड करता है, और जो सरकार का खर्चा है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि IS कर्व किस हिसाब से शिफ्ट करेगी। Any shift in the investment curve will also shift IS curve and vice versa। वही वाली बात। तो ये IS कर्व के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ LM कर्व। LM कर्व की डेरिवेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा। LM कर्व shows the relationship between the interest rate and national income, कई बुक्स में इनकम भी लिखा होता है, विद द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, कि ये बताता है कि जो हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और कितने लेवल ऑफ इनकम पे, कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उस पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब मनी की डिमांड मनी की सप्लाई बराबर होती है। द LM कर्व कैन बी ड्राइव्ड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज जहां पे मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर होती है। ठीक है, अब आपको मैं एक बेसिक सी बात बता दूं कि अगर आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी नहीं आती केन्स की, तो आपको ये समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इस लेवल पे अगर ये पढ़ रहे हैं ISLM, तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको वो चीज आती ही होगी। तो आपको ये पता है कि मनी की डिमांड इज इक्वल टू मनी की सप्लाई होती है। ठीक है, मनी की डिमांड का फंक्शन मतलब क्या है, हिक्स के हिसाब से मनी डिमांड इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इन्होंने प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी को नहीं लिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आता था कि हमें पैसा चाहिए रोज के खर्चे वगैरह निकालने के लिए, कंपनी को भी पैसा चाहिए रोज के खर्चे निकालने के लिए, समझ की बात। और जो मनी सप्लाई है वो मनी के डिमांड के बराबर होती है, और मनी की डिमांड का ये फॉर्मूला है, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव, समझ की बात। उसके बाद जो मनी की जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ट्रांजैक्शन मोटिव जो है इनकम पे डिपेंड करता है, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये चीजें तो आपको पता ही हैं, समझ गए बात। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको पता ही हैं। अब मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म ली हुई है ये बता देता हूँ इधर। MS जो होता है वो सप्लाई ऑफ मनी होता है, MD जो होता है वो डिमांड फॉर मनी होता है, MT जो है वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, MSP जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, और ये जो Y है ये इनकम है, और ROI है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर जो है ये वैल्यूज हैं। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला है ये एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्मूला क्या है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो फॉर्मूला ये जो बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला यही कह रहा है कि जो मनी सप्लाई है और मनी की डिमांड है वो बराबर होती है। ये मनी सप्लाई का पार्ट है और ये मनी की डिमांड का पार्ट है। डिमांड में क्या आता है, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव अकॉर्डिंग टू हिक्स। मैं हिक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो मैंने वही 4 डायग्राम आमने-सामने बना दिए हैं। मैं आपको बता देता हूं, इस साइड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके एकदम सामने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
यहाँ पे मैंने मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव लिया है और इसके सामने एकदम मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव है और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मोटिव है और यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे इनकम है। सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर केन्स की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये जो स्पेकुलेटिव मोटिव है उसमें इस टाइप का रिलेशन है और लास्ट में जाके ये पैरेलल भी हो जाती है, जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। समझ गए बात? अब मनी सप्लाई एंड मनी की जो मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव है, मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि जो टोटल डिमांड फॉर मनी है एमडी, इट इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन प्लस मनी की स्पेकुलेटिव। समझ गए बात? तो अगर मैंने क्या कहते हैं इन दोनों को ऐड करना है तभी मेरी मनी की डिमांड होगी। समझ गए बात? तो अब जितना भी पैसा है वो ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव के बीच में ही डिवाइड होता है और तीसरी बात इन्होंने कोई नहीं बताई, इसलिए मैंने ये नेगेटिव स्लोप बनाई है कि अगर ट्रांजैक्शन इतना होता है स्पेकुलेटिव इतना होगा और अगर ट्रांजैक्शन के लिए कम खर्चा करेंगे तो स्पेकुलेशन के लिए ज्यादा हो जाएगा। समझ गए बात? तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन और इनकम का तो आपको पता है पॉजिटिव रिलेशन है, जितनी इनकम बढ़ेगी मनी फॉर ट्रांजैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। तो जो ट्रांजैक्शन है उसको जो कीन्स ने कहा था वो कहा था कि जो मनी की जो ट्रांजैक्शन डिमांड है इट इज के प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, मतलब इनकम के परसेंट आप खर्च करते हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप खर्चा भी ज्यादा करते रहते हो। अब इन तीनों फंक्शंस के थ्रू ही जो आपका एलएम कर्व है वो ड्राइव होगा। मैं शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने इतनी जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, मैं इसको S1 से डिनोट कर देता हूँ, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। और जितनी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है अगर वो कम है तो विद गिवन इनकम आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा होगी, T1 ले लेते हैं इसको। और अगर इसके सामने ट्रांजैक्शन इतनी है, इस ट्रांजैक्शन के सामने अगर हम देखें ये जो T1 है इसके सामने हमारी लेवल ऑफ इनकम कितनी निकल के आती है? लेवल ऑफ इनकम निकल के आती है Y1। समझ गए बात? यहाँ पे R1 कर देते हैं अगर 111 चला रहे हैं तो। अब इस इनकम के सामने अगर हम लें और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने अगर हम लें तो हमारे को एक यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो उसको पॉइंट दे देते हैं मान लो ए। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ए। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देता हूँ R2 तक तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने हमारी स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी कितनी हो जाएगी? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी S2। और इस स्पेकुलेटिव के सामने अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये बन जाएगी S2। ठीक है? और इसके सामने अगर मैं देखूं तो मेरा ट्रांजैक्शन कितना हो गया? T2। और इस ट्रांजैक्शन के सामने, इस ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के सामने मान लो T2 है तो इसके सामने इनकम लेवल कितना आ रहा है? इसके सामने इनकम लेवल आ रहा है Y2। और इस इनकम लेवल के सामने अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लेवल के सामने का अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूं तो ये पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये हो गया R2, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, और ये हो गया Y2, ये हो गया Y1। अब ये दो जो दोनों के दोनों पॉइंट आए हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये जो कर्व है ये बन गई एलएम कर्व। समझ गए बात? तो एलएम कर्व किस पे डिपेंड करती है? एलएम कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के फंक्शन पे डिपेंड करती है और ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेशन के रिलेशन पे डिपेंड करती है और एमटी मतलब ट्रांजैक्शन और इनकम के जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एलएम कर्व भी ये जो अपने अंडरलाइंग फंक्शन है इनके ऊपर डिपेंड करती है। और एलएम कर्व क्या है? पॉजिटिवली स्लोप है, मतलब कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो इनकम है या नेशनल इनकम है वो बढ़ती रहेगी। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। आपको थोड़ा सा इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर लेनी है कि एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। द एलएम इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स शोइंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ द मनी मार्केट एट डिफरेंट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। वही बातें जो ऊपर बताई वो थोड़ी इंग्लिश में लिख लेना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल पॉसिबल मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पोजिशंस लाई ऑन एलएम कर्व एंड नॉट ऑन एनी अदर पॉइंट। मतलब जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो सिर्फ एलएम कर्व के ऊपर ही लाई करती हैं जिसमें मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इधर उधर कोई पॉइंट आ गया तो उस पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। समझ गई बात? द रीजन इज दैट ऑल अदर पॉइंट्स वायलेट द जनरल कंडीशन ऑफ मनी मार्केट, दैट इज मनी डिमांड इज नॉट इक्वल टू मनी सप्लाई। मतलब कोई भी अदर पॉइंट ले लेंगे इधर उधर तो वहां पे मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर नहीं होगी। ठीक है? आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज बताओ एलएम कर्व की, तो इस तरीके से आपने लिखनी है जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही वाली चीजें जो मीनिंग में से ऊपर में से डिफाइन हुई। LM curve is the locus of combination of the level of income and rate of interest, which represents equilibrium in the money market in the sense that demand for money and supply of money
आर दैट मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है इन द सेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वालिटी। मतलब ये एक ऐसा लोकस है, इसमें सारे वो पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके ऊपर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, दैट इज डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी बराबर होगा एलएम कर्व के ऊपर। सेकंड आ जाता है एलएम शेड्यूल्स डज नॉट एक्सप्लेन एनी रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता कि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्यों है रिलेशन, बल्कि ये बताता है कि जो भी इसके अंडरलाइंग फंक्शन है उनकी वजह से। डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताता कि क्यों है। ठीक है, इट जस्ट प्रोवाइड्स वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताता है कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग इनकम लेवल ये है, मगर ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, इन फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, ये जो तीन हमने यहाँ पे बनाए हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलएम शेड्यूल इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इनकम है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इम्प्लिसिट इन एलएम कर्व। जो इनका जो रिलेशन है वो इम्प्लिसिट टाइप है। ठीक है, एक्सप्लिसिट डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। कैसे, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टू इंक्रीज इन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा तो आप पैसे बैंकों में थोड़े ना रखोगे, आप स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी ज्यादा कर दोगे, आप पैसे को स्पेकुलेट करना शुरू कर दोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, आप कहोगे बैंक पे रखने से क्या फायदा, अब अपने पास ही रखते हैं पैसे। और जब स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, गिवन द लेवल ऑफ इनकम, आपकी जो ट्रांजेक्शन है, जो खर्चा करते हो वो कम हो जाएगा, और अगर खर्चा कम हुआ तो इनकम लेवल गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से इनकम लेवल जो है वो गिर जाता है, इसलिए नेगेटिव रिलेशन। तो ये इम्प्लिसिट रिलेशन है, एक्सप्लिसिट नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसे उल्टा चलें तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ आपको कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, स्पेकुलेशन गिर जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो आप अपने पास स्पेकुलेट करने की बजाय बैंकों में रखोगे अपने पैसे। तो अगर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसे कम हो जाएंगे तो गिवन द इनकम ट्रांजैक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन और जो उसका रिलेशन है वो ये है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज गिरेगी। ये हिक्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये हिक्स का कहना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाती है तो इनकम भी गिर जाएगी। मतलब ये तो मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, ये वाला बताना था मुझे कि अगर स्पेकुलेटिव कम हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी, और अगर आप खर्चा ज्यादा करते हो तो उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी ना, नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर हम ज्यादा खर्चा करेंगे, मार्केट में ज्यादा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट जनरेट होगी। तो इसी का उल्टा करके ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ईच एलएम शेड्यूल इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन मनी सप्लाई, एनी चेंज इन द मनी सप्लाई विल चेंज द एलएम शेड्यूल। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी एलएम शेड्यूल है, जैसे मैंने आईएस शेड्यूल को बताया था, एक गिवन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर है, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एलएम शेड्यूल है ये गिवन मनी सप्लाई पे बेस्ड है, अगर मनी सप्लाई ऊपर नीचे हुई तो इसकी भी चेंजेस आ जाएंगे इसमें भी। ईच एलएम शेड्यूल इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्राइस लेवल। एक और बात है, जितने भी आईएस जो एलएम शेड्यूल है वो ये मान के चलते हैं कि जो प्राइस लेवल गिवन है, ठीक है, एनी चेंज इन द प्राइस लेवल विल शिफ्ट द एलएम शेड्यूल। अगर प्राइस लेवल में चेंज होता है तो उसमें भी शिफ्टिंग आ जाएगी एलएम कर्व में। द एग्जैक्ट स्लोप ऑफ एलएम शेड्यूल विल डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ अंडरलाइंग फंक्शन। वही कि इसकी जो स्लोप होगी एलएम कर्व की वो किस पे डिपेंड करेगी, बाकी तीन डायग्राम्स पे। जैसे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, इन चीजों पे ये डिपेंड करेगी। द पोजीशन ऑफ एलएम शेड्यूल विल डिपेंड अपॉन द नॉमिनल मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ये तो मैं ऊपर भी बात डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉमिनल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी और प्राइस लेवल क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। देयर इज अ सेगमेंट ऑफ एलएम शेड्यूल विच इज फ्लैट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एलएम शेड्यूल वैसे तो ऊपर जाता है, मगर इसका एक पोर्शन होगा वो थोड़ा सा फ्लैट होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लिक्विडिटी ट्रैप सेगमेंट ऑफ द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। आपको पता है ना, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कीन्स कहता था नेगेटिव रिलेशन है, और एक टाइम के बाद लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक लेवल से ज्यादा गिर जाएगा तो लोग सारे पैसे को स्पेकुलेट करेंगे बजाय इसके कि बैंकों में रखें या कहीं और रखें। ठीक है, तो स्पेकुलेशन बढ़ जाएगी। तो जब भी स्पेकुलेटिव मोटिव आ जाता है उसी के सामने ये जो पोर्शन है फ्लैटर कर्व की वो आ जाती है, इसके सामने ही कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है द फ्लैट पोर्शन ऑफ एलएम कर्व गेट्स लेंथन्ड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ये जो फ्लैट पोर्शन है, अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो ये और ज्यादा लेंथन कर जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो जाएगा अगर मनी सप्लाई गिरी तो। समझ की बात।
तो आई होप ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों आईएस और एलएम के बाद आपको जनरल इक्विलिब्रियम बताऊंगा। तो जनरल इक्विलिब्रियम में क्या है, सिंपल है कि जहां पे एलएम कर्व और आईएस कर्व इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, और इस को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम या इनकम कहा जाता है। इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इनकम का लेवल है, इस पे बोथ द गुड्स मार्केट एंड बोथ द मनी मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये सारी की सारी वीडियो थी आईएस और एलएम के ऊपर। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको आईएएस का कोई और टॉपिक आए तो उसके ऊपर भी मेरे को बता सकते हैं कि इस पे आपको वीडियो बनानी है। तो मैं वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, मगर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि अच्छा रेलिवेंट मटेरियल लिखना होता है और 10-15 किताबों से छानबीन करके लिखना पड़ता है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये भाई मैं कोई अपने मदर के पेट से या फिर अपने दिमाग से पैदा होते ही मुझे इतना सब कुछ आ गया। ऑल्दो मुझे काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उन बुक्स में से अच्छा-अच्छा मटेरियल निकालना पड़ता है ताकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पेपर के हिसाब से मटेरियल तैयार किया जाए। ऑल्दो सारी जो हाई-फाई बुक्स हैं उसमें एलएम कर्व अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, मगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या लिखना है सिलेक्टिव मटेरियल, वो लिखने में टाइम लगता है और ऑडियो रिकॉर्ड करने में और एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। इस वजह से वीडियोज़ आने में टाइम लग जाता है। आई होप आप मेरी मजबूरी समझते होंगे। जो भी आप मुझे वीडियो बनाएँगे मैं अल्टीमेटली बनाऊँगा ही बनाऊँगा, बट इट विल टेक सम टाइम। टेक केयर, बाय बाय।